नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 24 फरवरी है और आज भी हम रोज की तरह ही जैसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, उसी प्रकार से आज भी हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही इससे संबंधित जो बेसिक जीके स्टैटिक्स है उस पर भी हम लोग एक दृष्टि डालेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंत में पूछा गया जो प्रश्न था वो कुछ इस प्रकार था कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ऑप्शंस थे डॉक्टर अजय माथुर, अजय मल्होत्रा, संजय विश्वास या सुनील छेत्री। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर अजय मल्होत्रा। अजय मल्होत्रा को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। ये कल के वीडियो का अंत में पूछा गया प्रश्न था और इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। लक्ष्य 007 आप लिखकर हमें सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर और इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि खजुराहो 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो हम सभी जानते हैं खजुराहो मंदिर किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो 47वां खजुराहो नृत्य महोत्सव जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा से पर आधारित है, इसका जो शुरुआत की गई वो कहाँ की गई, मध्य प्रदेश के खजुराहो में की गई। खजुराहो जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया। उसका जो पश्चिमी मंदिर समूह है उस परिसर में, उस कॉम्प्लेक्स में, वेस्टर्न जो एरिया है खजुराहो टेम्पल्स का, खजुराहो मंदिर का, उसमें इसका आयोजन अभी किया गया है। तो 44 वर्षों बाद इसका आयोजन जो है खजुराहो परिसर में किया गया। इस पर रोक लगा दिए गए थे 44 वर्ष पहले मूर्तियों के टूटने की वजह से। ASI ने भारतीय इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने इस पर रोक लगा दिया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पर रोक लगा दिया था। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस पर रोक लगा दिया था क्योंकि जो खजुराहो मंदिर में जो मूर्तियां थी उनके टूटने की खबरें आई थी। तो इसके बाद अब ये 44 वर्षों बाद एक बार फिर से खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह में इस नृत्य का आयोजन किया गया है। इसी के साथ भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8 प्रकार के नृत्य होते हैं। भरतनाट्यम, ओडिसी, सत्रिया, कथक, कथकली, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी। ये 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं जिसमें भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, ओडिसी ओडिशा राज्य से है, सत्रिया आसाम से है, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम भी केरल से है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में और इनके राज्य भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। इसी प्रकार खजुराहो समूह के स्मारकों पर चर्चा करें तो इनके मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासनकाल में किया गया था। खजुराहो मंदिरों का निर्माण, और ये मंदिर 2 अलग अलग धर्मों से संबंध रखते हैं, एक हिंदू धर्म और एक जैन धर्म। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं वो हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं और चंदेल वंश के शासकों के शासनकाल में खजुराहो समूह के स्मारकों का निर्माण किया गया था। और इसके साथ ही इसको यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की सूची में, विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 1986 में सूचीबद्ध किया गया था। और ये मंदिर की जो नागर शैली है उसमें निर्मित किया गया है। मंदिर बनाने की जो शैलियां हैं वो 3 प्रकार की हैं भारत में मुख्य रूप से। जो उत्तर भारत में मुख्य रूप से पाई जाती है वो नागर शैली है। उसके साथ ही जो मध्य भारत में है वो बेसर शैली है और फिर दक्षिण भारत की जो मंदिर बनाने की शैली है वो द्रविड़ शैली है। तो द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली, ये 3 शैलियाँ मंदिरों के निर्माण में मुख्यतः भारत में देखी जाती हैं, जो कि नागर शैली उत्तर भारत में, मध्य भारत में बेसर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़। यानी दक्षिण भारत के जो मंदिर बने हुए हैं द्रविड़ आर्कियोलॉजिकल स्टाइल में बने हुए हैं। स्थापत्य कला उनकी कैसी है, द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न है कि भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना ने किस सागर में पास एक्स अभ्यास का आयोजन किया है। तो ऑप्शन है अंडमान सागर, अरब सागर, जावा सागर और लाल सागर। तो इसका आंसर होगा अरब सागर। तो भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना ने अरब सागर में पास एक्स अभ्यास का आयोजन किया है। इससे पहले भारतीय नौसेना ने पास एक्स अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, वियतनामी नौसेना, रूसी नौसेना के साथ किया था। तो इसके साथ ही अरब सागर में इससे पहले एक युद्ध अभ्यास हो चुका है नौसेना का, जिसे हम मालाबार अभ्यास कहते हैं। उसके 24वें संस्करण का आयोजन अभी अरब सागर में
किया गया था। और मालाबार अभ्यास में अमेरिकी, जापान और ऑस्ट्रेलियाई नौसेनाओं ने भी हिस्सा लिया था। तो मालाबार अभ्यास भी कहाँ हो चुका है, अरब सागर में हो चुका है। और अरब सागर भारत के पश्चिमी तट की ओर है, पश्चिम में है, यहाँ अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है और उसके दक्षिण में भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले तीसरे प्रश्न पर कि टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है योशिरो मोरी, यांग यो हेतिशी, साइको हाशिमोतो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा साइको हाशिमोतो। साइको हाशिमोतो जापान की ओलंपिक मंत्री हैं, साइकी हाशिमोतो, और इनको टोक्यो 2020 ओलंपिक के संचालन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने योशिरो मोरी की जगह ली है। अभी कुछ समय पहले करंट अफेयर्स की वीडियोज़ में मैंने इनके बारे में डाला था कि इन्होंने अभी इस्तीफ़ा दे दिया है। 2020 ओलंपिक टोक्यो के संचालन से अध्यक्ष के रूप में ये नियुक्त थे योशिरो मोरी, और इन्होंने अभी इस्तीफ़ा दिया था कुछ कारणों से। इसी तरह इनके स्थान पर साइको हाशिमोतो को लिया गया है। साइको हाशिमोतो ओलंपिक खेलों में इन्होंने 7 बार भाग लिया है और इन्होंने 1992 के शीतकालीन ओलंपिक में 1500 मीटर स्पीड स्केटिंग में कांस्य पदक जीता था। और इसके साथ साथ टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो आयोजन है वो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक किया जाएगा और ये आयोजन जापान में चौथी बार होगा ओलंपिक का। तो जापान जो है चौथे ओलंपिक की मेज़बानी करेगा। इसके साथ ही देखा जाए तो पहला ओलंपिक खेल जो है वो विश्व में जो खेला गया वो 1896 में खेला गया, 1896 में खेला गया। कहाँ? ग्रीस के एथेंस में खेला गया था। और इसी प्रकार देखा जाए तो भारत ने पहली बार 1920 में आधिकारिक तौर पर ओलंपिक में हिस्सा लिया था। आधिकारिक तौर पर ओलंपिक में हिस्सा कब लिया भारत ने? 1920 के ओलंपिक में हिस्सा लिया था। और इस लिहाज से भारत इस साल ओलंपिक अभियान के 100 साल पूरे कर रहा है और इसको एक जश्न के रूप में भी मना रहा है। इसी के साथ देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो गठन है वो 1894 में किया गया था, जिसका उद्देश्य आधुनिक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन करना है। और ये ओलंपिक समिति जो है ये गैर सरकारी खेल संगठन है, जिसका उद्देश्य क्या है? ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। लुसाने, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, फिलिप आइलैंड ट्रॉफी किस भारतीय खिलाड़ी द्वारा जीती गई? फिलिप आइलैंड ट्रॉफी किस भारतीय खिलाड़ी द्वारा जीती गई? तो ऑप्शन है सानिया मिर्जा, निरुपमा संजीव, ईशा लखानी या अंकिता रैना। तो इसका आंसर होगा अंकिता रैना। अंकिता रैना भारत की टेनिस खिलाड़ी हैं और भारत की अंकिता रैना ने अपने रूसी साथी कामिला राखिमोवा के साथ फिलिप आइलैंड ट्रॉफी टेनिस टूर्नामेंट को जीता है। ये सानिया मिर्जा के बाद अंकिता रैना डबल्स में वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन रैंकिंग में शीर्ष 100 में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। सानिया मिर्जा के बाद जो अंकिता रैना है वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन रैंकिंग में 100 शीर्ष खिलाड़ियों में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अंकिता रैना ने इससे पहले 2016 में दक्षिण एशियाई खेलों में महिला एकल और पुरुष युगल में स्वर्ण पदक भी जीते हैं। फिलिप आइलैंड ट्रॉफी 2021 एक टेनिस टूर्नामेंट होता है और जिसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आउटडोर हार्ड कोर्ट पर खेला गया था। अगला प्रश्न है हमारे इस वीडियो का 5वां प्रश्न कि सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है मनिका बत्रा, शिवानी गर्ग, हिमा कोहली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मनिका बत्रा। मनिका बत्रा ने अभी पंचकुला में 82वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीता है और ये दूसरी बार है कि मनिका बत्रा ने इस खिताब को जीता है और उन्होंने 2015 में हैदराबाद में अपना पहला खिताब ये जीता था। इसके साथ ही मनिका बत्रा महिला युगल स्पर्धा में 2016 में दक्षिण एशियाई खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीते थे और उन्होंने 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला टीम का नेतृत्व भी किया था। इससे पहले वह द ब्रेक थ्रू स्टार अवार्ड पाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं और इसके साथ एकमात्र भारतीय भी हैं
द ब्रेक थ्रू स्टार अवार्ड पाने वाली एकमात्र भारतीय हैं। कौन? मनिका बत्रा। और इसके साथ ही 2020 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है मनिका बत्रा को। चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि किस हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ऑप्शन है गोरखपुर हवाई अड्डा, लखनऊ हवाई अड्डा, जेवर हवाई अड्डा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जेवर हवाई अड्डा। जेवर हवाई अड्डा अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि राज्य सरकार जेवर हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। और जेवर हवाई अड्डे के रनवे की संख्या को 2 से बढ़ाकर 6 कर दिया गया है। अभी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को राज्य सरकार की ओर से जेवर हवाई अड्डे के क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि उसको जो एनफोर्समेंट करेगी, उस पर जो कार्य वगैरह होगा वो किसकी देखरेख में होगा? यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की देखरेख में होगा। ऐसे ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एक विशेष एजेंसी जो सरकार द्वारा बनाई गई है, इस परियोजना का मैनेजमेंट और एक संचालन कर रही है। इस योजना का संचालन कौन कर रही है? जेवर हवाई अड्डे का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। और इसका क्रियान्वयन एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को नियुक्त किया गया है। और इसका संचालन और परियोजना का प्रबंधन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस हवाई अड्डे को PPP मोड पर विकसित किया जाएगा। PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी कि इसमें सरकारी एजेंसियां तो काम करेंगी ही, साथ में प्राइवेट कंपनियों का भी इसमें हिस्सेदारी होगी। इसको साथ में मिलकर वह कार्य करेंगी। 2023 तक इसको पूरा होने की उम्मीद है। और इसके साथ ही अयोध्या हवाई अड्डा जो कि अभी निर्माणाधीन है, उसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा रखा जाएगा उत्तर प्रदेश में। अयोध्या एयरपोर्ट को भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा, इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाया जाएगा। चलते हैं वीडियो के अगले और 7वें प्रश्न पर कि वर्ष 2021 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में वर्ष 2021 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी घोषणा की है। ये दूसरा संस्करण है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का। और इस खेल में इस बार योगासन और मलखम्ब को भी जोड़ा गया है, जो कि भारतीय खेल हैं। योगासन और मलखम्ब को इसमें जोड़ा गया है दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण जो किया गया था, फर्स्ट जो इसका एडिशन था, वो भुवनेश्वर ओडिशा में खेला गया था। कब? 2020 में आयोजित किया गया था। और उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी विजेता टीम रही थी। विजेता जो रही थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम रही थी। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पहला राज्य जिसने पेपरलेस बजट पेश किया है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपना सबसे बड़ा बजट, जो कि 5,50,270 करोड़ रुपए का है, उसको पेश किया है। और यह उत्तर प्रदेश सरकार का पहला पेपरलेस बजट है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इससे पहले का जो बजट था वो 5.2 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट के कुछ मुख्य बिंदुओं पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि नई परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 27,500 करोड़ रुपए लगभग आवंटित किए हैं। और राज्यों में किसानों के कल्याण के लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को शुरू किया है। किस योजना की घोषणा की गई है इस बजट में? उत्तर प्रदेश में कृषक कल्याण के लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना की शुरुआत की गई है। इसी तरीके से सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और किसानों को कम ब्याज पर ऋण भी प्रदान किए जाने की घोषणा उत्तर प्रदेश के बजट में की गई है। और इसके साथ ही राज्य में लगभग 1500 सोलर पंप भी स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए बजट का आवंटन कृषक क्षेत्र में किया गया है। बालिका पोषण यानी कि समावेशित विकास की यदि बात करें या मानव पूंजी को बढ़ावा देने की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ावा देने की बात करें, तो बालिका पोषण के लिए लगभग 100 करोड़ और महिला शक्ति केंद्र की स्थापना के लिए 32 करोड़ का आवंटन इस बार उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में किया गया है। वहीं अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डे के विकास के लिए 101 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। और वहीं महिला सामर्थ्य
की योजना महिला सामर्थ्य की योजना के तहत निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की घोषणा भी इसके अंतर्गत की गई है। और एक महत्वपूर्ण पक्ष जो अभी हाल ही में अभ्युदय योजना की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, उसके पात्र एलिजिबल जो छात्र हैं उनको मुफ्त टैबलेट प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से वे ऑनलाइन कक्षाएं भी ले सकेंगे। तो इसी के साथ चलते वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए भारत की पहली कार्बन वॉच कहाँ लॉन्च की गई है? तो ऑप्शन है पुदुचेरी, चंडीगढ़, नई दिल्ली, दादर और नागर हवेली। तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में अभी कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए भारत की पहली कार्बन वॉच को लॉन्च किया गया है। भारत की पहली कार्बन वॉच चंडीगढ़ के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा लॉन्च की गई और यह कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है। और इस मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा वातावरण में एक व्यक्ति के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन की मात्रा का आकलन किया जाएगा और यही व्यक्तिगत स्तर पर कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के तरीके भी सुझाएगा कि एक व्यक्तिगत स्तर पर कार्बन फुटप्रिंट को कितना कम किया जा सकता है। तो कार्बन फुटप्रिंट कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की एक मात्रा होती है जो किसी व्यक्ति, निगम, भवन आदि से की सभी जुड़ी गतिविधियों से होता है। यानी एक व्यक्ति के द्वारा या एक भवन के द्वारा या एक निगम के द्वारा कितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है वायुमंडल में और उसके उत्सर्जन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारण क्या शामिल हैं, इन गतिविधियों का आकलन करना कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। यानी कार्बन फुटप्रिंट कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा है जो किसी व्यक्ति, निगम, भवन आदि की सभी जुड़ी गतिविधियों से होता है। इसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के अप्रत्यक्ष उत्सर्जन के साथ प्रत्यक्ष भी शामिल होता है। तो कार्बन फुटप्रिंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की एक मात्रा को हम बोलते हैं। तो इसी के साथ वीडियो के अगले प्रश्न पर, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गिद्धों के लिए विषैले दर्द निवारक कीटोप्रोपेन, गिद्धों के लिए विषैले दर्द निवारक कीटोप्रोपेन पर प्रतिबंध लगाया है? तो ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, कंबोडिया। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने दर्द निवारक कीटोप्रोपेन पर प्रतिबंध लगा दिया है। मवेशियों के इलाज के लिए इस दर्द निवारक का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन यह दर्द निवारक दवा गिद्धों के लिए विषैली होती है। तो अभी हाल ही में सेविंग एशिया वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन की रिपोर्ट में कहा गया, यानी सेव नाम की एक संस्था है, सेविंग एशियाज वल्चर्स फॉर एक्सटेंशन की रिपोर्ट में कहा गया कि कीटोप्रोपेन को व्यापक रूप से बांग्लादेश में मुख्य एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा के रूप में उपयोग में लाया जाता है, लेकिन नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जैसे डाइक्लोफेनॉक और कीटोप्रोपेन दक्षिण एशिया के गिद्धों के लिए एक बड़ा खतरा होते हैं। इसी प्रकार भारत सरकार ने 2006 में पशु चिकित्सा के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली डाइक्लोफेनॉक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि यह कदम उतना प्रभावी नहीं है क्योंकि अन्य जो जहरीली दवाएं हैं उनका उपयोग लगातार हो रहा है। बेशक ही भारत सरकार ने 2006 में डाइक्लोफेनॉक पर रोक लगा दी है, लेकिन अन्य जो दवाइयां हैं वो लगातार उसी प्रकार से चल रही हैं, जो विषैली दवाइयां हैं, जहरीली दवाइयां हैं, और जिसकी वजह से जो भारतीय गिद्ध हैं उनके संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। तो दिसंबर 2020 में भी देखा जाए तो ओमान अरब प्रायद्वीप का पहला ऐसा देश बना था जहां गिद्ध जैसे लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए डाइक्लोफेनॉक के पशु चिकित्सा उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ओमान जो एक अरब प्रायद्वीपीय देश है वो एक अरब प्रायद्वीप का पहला देश बना था जिसने डाइक्लोफेनॉक पर रोक लगाई थी पशु चिकित्सा में। इसी के साथ एक दृष्टि यदि हम जानें कि भारतीय गिद्ध के बारे में एक दृष्टि डालें तो भारतीय गिद्ध का जो एक वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? जिप्सम इंडिकस नाम है, और यह गिद्ध भारत, पाकिस्तान और नेपाल में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके साथ ही यह मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रजनन करता है और गिद्धों की 9 प्रजातियों में से 3 की जनसंख्या 90% की गिरावट आई है। भारत ये प्रजातियों में जो गिद्धों की 9 भारतीय प्रजातियां हैं उनमें से 3 प्रजातियों की जनसंख्या में 90% की कमी आई है, गिरावट आई है। वहीं अगर देखा जाए तो जो भारतीय गिद्ध है उनको 2002 के बाद से IUCN की लाल सूची में, रेड लिस्ट में
गंभीर रूप से क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो के अंदर पूछे जाने वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक लॉन्च किसने की? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम पर जरूर जाएं ताकि आप इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।